अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रहीला खान ऑफिशियल राइटर। जी तो रीडर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नावल तू सफ़र मेरा है तू ही मेरी मंजिल। अस कलम राहीला खान, किस नंबर 59। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। वो सारी रात सो नहीं सकी थी। उसके जहन के दरीचों पर यारम शाह का टूटा बिखरा लहजा और खून छलकाती आंखें छप सी गई थी। वो अनजाने में बोले गए अपने अल्फाज पर मुकाबिल को तो छलनी कर गई थी, खुद भी शदीद जख्मी हुई थी। सारी रात करवटें बदलती हुई यारम शाह का नंबर मिलाती रही थी, जो कि मुसलसल ऑफ जा रहा था। रात उसके कमरे से निकलने के बाद वो हवेली से भी बाहर निकल गया था और नैना शाह अपनी जंगली शरीफ आदमी को बहुत ज़्यादा नाराज़ करके खुद भी जल्दी भट्टी में जल रही थी। वो रात ही उसको मना लेना चाहती थी, मगर कुछ देर बाद ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो सिसक कर बेड पर ढह सी गई थी। वो आंखें खोले छत को न जाने कितनी देर तक देखती रही कि जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसे होश की दुनिया में लापटका था। कौन है? नैना कसलमंदी से बोली। नैना बीबी, छोटे शाह साई ने पैगाम भेजे आपके लिए। बाहर से मुलाजमा की आवाज़ पर नैना उछलकर बेड से उठी और फ़ौरन दरवाजे की जानिब बढ़कर बिना वक्त ज़ाया किए दरवाज़ा खोला। क्या? उसके अमल में बेचैनी देखकर मुलाजमा दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। वो जी छोटे शाहसाई ने कहा है कि कुछ दिनों तक आप कहीं भी बाहर मत जाएं। शादी की सारी शॉपिंग वो आपको खुद करवा देंगे। मुलाजमा मनोवन बोली तो नैना शाह के दिल पर बड़ा बोझ कुछ कम हुआ था। उसे लगा था कि वो अब उससे बिल्कुल बेपरवाह हो जाएगा, मगर उसके इतने सुनाने पर भी वो इसके लिए फ़िक्रमंद था। नैना शाह को अपने यारम शाह की पोजेसिवनेस अच्छी लगी थी, मगर रात यारम शाह के बाज़ पर्स में अजीब सी बेचैनी थी, खौफ था जिसे वो रात तो महसूस ना कर पाई, पर अब याद आते ही तबीयत मज़ीद बोझल सी हुई थी। वो उस पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और नैना शाह जाने में ही सही उसके दुश्मनों की नज़रों में आ चुकी थी, जिसका वो रात ही उसको बताकर किस कदर भड़का हुआ था। नैना को अब समझ आई थी, वो जानती थी यारम शाह कितना ज़िद्दी था। ठीक है, जाओ तुम। नैना मुलाजमा से कहकर वापस कमरे में आई थी और बेड पर पड़ा फ़ोन उठाकर उसका नंबर डायल किया। उसका इरादा सॉरी करने का था, मगर आगे से नंबर ऑन होने पर भी कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर नैना शाह की आंखों में नमी तर आई थी। मैं तुम्हें मार डालूंगी यारम शाह, वो व्हाट्सएप पर मैसेज करती घुरा उठी थी और दाएं बाएं चक्कर काटने लगी कि मैसेज पर डबल टिक शो हो गया था। तो दूसरी जानिब अपने फार्म हाउस के स्विमिंग पूल के यख बस्ता पानी में स्विमिंग के बाद वो ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस शर्टलेस सा बाहर आता, साइड बेंच पर पड़ा फ़ोन उठाकर
दूसरे हाथ से टॉवल उठाकर बाल खुश करता, चेहरे पर चटानी दास रात सजाए उसका मैसेज सीन करता टाइपिंग करने लगा। मुलाजमा जो कहकर गई है मुझे उस पर अमल चाहिए, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में आकर दफनाने में पल नहीं लगाऊंगा। मुकाबिल की जानिब से शदीद बरहमी में भरा मैसेज पढ़कर नैना शाह के 14 तबक रोशन हुए थे। तुम किस तरह बात कर रहे हो? नैना ने गुस्से भरे ढेर सारे रेड फेस वाले इमोजी के साथ कड़े तीव्रों से मैसेज किया। जिस तरह की ज़बान तुम्हें समझ आती है। मुकाबिल ने भी घुरियों भरे इमोजी के साथ जवाब भेजा। तुम कहाँ हो? नैना ने फ़ौरन से पूछा। अपनी लिमिट्स में रहो नैना शाह, तुम मुझसे ये पूछने का हक खो चुकी हो। यारम शाह टॉवल गर्दन में डालकर अपने कमरे की जानिब बढ़ता जवाब दे गया। नहीं रहती वरना क्या करोगे? नैना भड़की। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि रुखसती से पहले अपनी ज़ुबान छोटी कर लो, दिमाग को दुरुस्त कर लो और टांगों को सुकून देकर घर में बैठो, वरना मुझे तुम्हारे लिए अलग पिंजरा सेट करने में देर नहीं लगेगी और उसके बाद का मेरा अमल तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो माथे पर बर डाले मैसेज सेंड करता नैना शाह को लर्जा गया था। उफ, एसपी आरम शाह किस कदर खतरनाक था। नैना ने जुर्जली ली थी। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, उसका अगला पैगाम आया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यारम ने बड़बड़ाते दांत पीसे। आई डोंट केयर, उसने जल भुन कर जवाब दिया। वो इतनी जल्दी अपनी शेरनी को माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। मैं जाऊंगी, नैना ने उसे सुलगाया। तुम्हारी उल्टी खोपड़ी और बागीपन तो रुखसती के बाद मैं अपने तरीके से मफलूज करूंगा। बस थोड़े दिन यारम की जिन वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। ठीक है, सबसे आखिरी बार मिलकर घर से निकलना, वो कहकर ऑफलाइन होता। ड्रेसिंग रूम बंद हो गया था, जबकि नैना शाह उसको मज़ीद तपना चाहती थी। ये लड़की जो अपने महबूब को मनाने की बजाय मज़ीद नाराज़ करने पर तुली थी। क्योंकि वो नैना शाह थी अपने यारम की तरह सबसे मुनफरिद बड़ा आया एसपी। तुम्हें मैं ऐसे मनाऊंगी कि फिर तुम मुझसे रूठने और दूर जाने का सोच भी नहीं सकोगे। नैना शाह अपनी टूर में आती, मुस्कुरा कर एक झटके से शहने पर बिखरे बाल झटकर लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए बोली। वो जान चुकी थी कि अब उसकी रुखसती भी हर सूरत होनी थी, क्योंकि यारम शाह मज़ीद सब्र करने वाला नहीं था। तो वो भी अपने शरीफ नफीस शौहर को शादी की रात ही मनाने का इरादा करके फ़िलहाल उसको मज़ीद तपाने का इरादा कर चुकी थी, ये जाने बगैर कि पेशामत उसकी नाजुक जान पर आनी थी। क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत जुनूनी थे, पागल आशिक, सर फिरे दीवाने। आरज़ुए ज़िस्त में तुम मेरी इकलौती तमन्ना हो।
क्या मुसीबत है यार। बिस्मिल मैसेज की बार बार बजती टोन से गायब होता बड़बड़ाया और मंदी मंदी आंखें खोलकर सारिम का नंबर डायल करते फ़ोन कान से लगाए करवट बदली। दूसरी जानी बगैर मोहलत के काल का गला घोंट लिया गया था कि नींद में महव बिस्मिल मुस्कुराए बिना न रह सका, क्योंकि इस वक्त इसके दोस्त भी इसकी तरह अजूबे थे। क्या है, बिस्मिल रूठी महबूबा की तरह नखरे दिखाता घर का। कहाँ हो तुम दोनों? सारिम तो जैसे जलते तवे पर बैठा था कि बगैर तहम्मुल का मुजाहिरा किए फट पड़ा। वो बेचारा कब से उन दोनों नमूनों को उठाने का फरीजा अंजाम दे रहा था। क्यों, तुझे क्या मौत पड़ गई है? बिस्मिल फिर से घुराया। बेटा, मौत अभी तुझे पड़ने वाली है। आज पेपर है और उसके बाद कंसर्ट है जो बड़ी मिन्नतों मुरादों से करवा रहे हैं हम, जो तुम दोनों खरनास भूले। नींद में पिज़्ज़ा और शुमाइला से इश्क की पिंगे लड़ा रहे हो? मुकाबिल ने वाट लगाई। तू भी तो सारी रात शम्मा की रोशनी में परवाना बनकर उसके गिर्द भटकता रहा है। बिस्मिल कहाँ पीछे रहने वाला था। बेटा, अगर मैंने अरबाज लाले को बता दिया तो हवेली से दूर पार की कच्ची सड़क पर आंखों में मोती लिए मिलोगे, और अगर मैंने कमिश्नर अंकल को बता दिया तो गोश्त की सूखी बोटी की तरह तार पर लटके मिलोगे। बिस्मिल ने हिसाब चुकता किया। बेगैरत आदमी, तुम मेरी नस्ली और असली दोस्ती के हकदार नहीं हो। सेम टू यू। ये बता, आज कैसे? पेपर तो कल है। वो उठ कर बैठता बोला। आंखें खोल और साथ वाले खोते को भी जगा और यूं ही पहुंचो। तुम्हारी वजह से सर ने मेरी वाट लगाई हुई है, क्योंकि यूनी के कंसर्ट में बड़ी बड़ी शख्सियात की औलादें परादने वाली हैं। वो चिल्ला कर खटाक से फ़ोन बंद कर गया। बलाज की नींद तो भग से उड़ गई थी। उसे कंसर्ट की तो फिक्र नहीं थी। कि उससे बड़ी शख्सियत भला और कौन होनी थी। वो उनके पोते बेटे और भाई थे, जिनके एक इशारे से मुल्क के तमाम निज़ाम धर्म भरम हो सकते थे। पर पेपर की खबर ने नींद फ़ौरन से नौश ली थी, क्योंकि अगर वो फेल हो जाते तो शाह के कहे के मुताबिक इन्हें सारी ज़िंदगी जिंदान में बैठकर पढ़ते गुजारनी थी। वो फ़ौरन से बेड से उठता, भागने के अंदाज में कबर्ड से ड्रेस लेकर वॉशरूम बंद हो गया, और अगले ठीक 10 मिनट बाद वो नकसक सा तैयार मोबाइल वॉल्ट और केस उठाकर अपने कमरे से निकलता। बलाज के कमरे की जानी बढ़ा था।
ठीक आधे घंटे बाद वो दोनों खड़ील जवान अपनी शानदार शख्सियत के हामिल लंबे चौड़े एक जैसी ड्रेसिंग में ब्लू जीन्स पर वाइट हुडी ज़ेब किए, बाल जेल से सेट किए, पैरों में वाइट स्नीकर पहने, कलाइयों पर नहायत ब्रांडेड वॉच बांधे मुनक्सक से तैयार। चेहरों पर शरारती मुस्कुराहट लिए हुदा और इशाल के पीछे आए थे। सुनो, क्या तुम दोनों आज का पेपर हमें करवा दोगी? बड़ी ही मस्कीन सूरत बनाए वो सीढ़ियों से तेज तेज उतरती हुदा इशाल से एक ज़बान बोलते इनके पीछे भागते नजर आ रहे थे। नहीं, तभी दोनों तकरीबन चीखी थी कि हाल में बैठी दादी साईं उज़्मा बेगम और तूबा उनकी जानिब मुतवज्जा हुई तो वहीं किचन में हवेली की बाकी ख़वातीन भी उनके चीखने पर सर झटक कर मुस्कुरा दी कि जानती थी हर पेपर्स की तरह आज भी वो इन दोनों की मिन्नतें तरले कर रहे थे। और ऐसे मौके पर ही तो वो खुश होती थी। तूबा तो हसरत भरी निगाहों से इन सबको देख रही थी कि थोड़े दिनों में वो सबसे दूर जाने वाली थी, जहाँ वो इन सबको बहुत मिस करेगी। अभी भी वो उस्मा बेगम से लिपटी बैठी थी, जबकि इसकी तमाम चचियाँ नाश्ता बनाने में लगी हुई थीं और तूबा शाह को वो लोग मुकम्मल रेस्ट दे रही थीं। डाइन बिस्मिल इशाल को देखकर बड़बड़ाया चुड़ैल और बालाज हुदा को। क्या कहा? इशाल झटके से मुड़ती नाक पर पड़ी ऐनक दुरुस्त करती हुर्राई। हाँ, तुम भी बोलो, क्या बकवास किए? हुदा बालाज को देखकर फंकारी। हम तो कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए नावल लाऊंगा। बालाज जल्दी से बात बनाते बोला। और मैं मेकअप ब्रांडेड बिस्मिल जल्दी से बोल के आगे से ब्रांडेड लफ्ज़ पर बामुश्किल कह का हलक में दबा गया, जबकि इनकी बातें सुनती खवातीन खुल कर मुस्कुरा दी थी। सुबह सुबह उनकी चुलचुल सुनकर सबको बहुत मज़ा आता था। इसी वक्त बाएं जानिब शाह की पोर्शन की जानिब से सीढ़ियों से उतरती हुए भी मुस्कुराए बगैर न रह सके। वो शाह के जाने के बाद जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई थी कि वो बहुत कम उसका सामना करना चाहती थी, जिसने सुबह ही सुबह उसको अधमौवा सा कर दिया था। ब्लैक शिफॉन की घेरेदार फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा में मलबूस वो रेड दुपट्टा सर पर सेट की ड्रेसिंग के सामने खड़ी बार बार स्टडी रूम की जानिब देख रही थी कि कहीं शाह ना आ जाए। इस बात से अनजान कि वो तो कब से हवेली के बैक साइड में बने जिम में मौजूद था। वो शाह की कुर्बा से उसकी गहरी बोलती आंखों से सख्त खौफजदा हो चुकी थी। शाह को सामने देखकर ही उसका बीपी लो होने लग जाता था। नए रिश्ते के बहुत से तकाजे थे और वो इन तकाज़ों से ही तो घबरा रही थी। जब भी तो हल्की फुल्की तैयारी में वो भागने के अंदाज में इस कमरे से निकली थी।
इसको आता देख दादी साईं उस्मा बेगम और तोबा बारी सदके हुई थी। वो इनके शाह की लाडली थी तो इनकी भी शाह की तरह हुर में जान बसती थी। उसके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट इन्हें अंदर तक सरशार कर गई थी। आओ बेटा मेरे पास बैठो। दादी साईं उसे अपने पास बिठाकर उस पर आयत पढ़कर फूंकने लगी। किसी सूरत भी नहीं, खुद पढ़ो और पेपर दो, निकम्मे नलायक। हुदा और इशाल बारी बारी उनको अलकबाज से नवाजती सख्त गुस्से में थी। तो वो दोनों शाने उचका कर रह गए। तुम्हें कुछ आता भी है? उस पिज़्ज़ा चुड़ैल को बोलो, वो करवाएगी तुम्हें पेपर, जिसके साथ हर वक्त चिपके रहते हो। इशाल बिस्मिल को देख कर भुना उठी। तुम कहती थी तुम्हारे साथ रह लूँगा। बिस्मिल दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला। शक्ल देखिए अपनी, इशाल जल कर बोली। इसी शक्ल के तो लोग दीवाने हैं, पर अगर आज का तुम पेपर करवा दो तो कसम मैं तुम्हारा दीवाना हो जाऊंगा। वो हाथ बांधे आजिज़ाना खोया हुआ कि इशाल ने एक अदा से अपने बाल झटक कर हूँ करते मुंह फेरा। तुम तो मेरी प्यारी कज़न हो, मुझे तो पेपर करवाओगी ना? बालाज हूँ। हुदा को देख कर चापलूसी कर रहा था। वो इस वक्त हाल के वस्त में खड़े थे। वो दो मिन्नतें कर रहे थे तो हुदा इशारे इस वक्त उनको सख्त सुनाती अगले पिछले हिसाब बराबर कर रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं अपना इमेज ख़राब नहीं कर सकती। शुमाइला घुन्नी से बोलो, वो भी तड़क उठी थी। इनकी ये बहस हवेली में काम करते मुलाजिम भी सुनते मुस्कुरा रहे थे। मत बोलो, तुम दोनों हमारी होने वाली मंगेतर हो। काम ना बनते, वो गुस्से और रौब से बोले थे। शक्ल देखिए अपनी, चिब्बड़। हुदा नखूद से बोली। शुबारा इशाल ने भी बिस्मिल को देख कर लकब दिया। वट, इन दोनों की चीखें तो निकली थी। शाह खानदान की ब्यूटी थे वो लड़कियां उनको क्या कह रही थीं? उनके खून खौल उठे थे। तुम शापर, बिस्मिल चिल्लाया। तुम कचरा रानी, बलाज बिखर जा। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी और चेहरा भी लाल था। हज़ारों लड़कियां यूनी में उनकी दीवानी थी और आज वे कंसर्ट के बाद उनकी तादाद दुगनी तिगनी होने वाली थी और ये सस्ती मलकाएं उनके नाम रख रही थी। तुम्हारे पास इस फ्लर्ट के अलावा कुछ है भी सही, कुछ आता जाता भी है फजूल के गानों के अलावा? इशाल का तन बदन सुलग उठा था अपने लिए शापर सुनकर कि जब भी बड़की पेपर में भी अपने गाने लिख कर आना, ज़बरदस्ती के सिंगर। हुदा भी सख्त लहजे में बोली थी। तुम दोनों गुंडियाँ बस वेट करो, आज शाम के बाद हम ब्रांड बन जाएंगे और तुम लंडे का माल। बिस्मिल ने इन के सामने चुटकी बजाकर फर्जी कालर झाड़ते इन दोनों को इशारा करते आगा गया। और तब तुम हमारे ऑटोग्राफ लेने के लिए नसरीन तक की मिन्नतें करती नजर आओगी। ये मेरा चैलेंज है।
बलाज भी दादी के साथ जुड़कर बैठता इन्हें अपनी मुलाजमा की जानिब इशारा करते बोला, पहले पेपर तो पास करो नालायकों। वो इतरा कर बोली, वो तुम दोनों हमें करवाओगे, आखिर को होने वाले मंगेतरों को फेल होता थोड़ी देख सकती हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी इज्जत का सवाल है। पूरी हवेली में इनकी आवाज़ें गूंज रही थी। खबरदार मुझे खुद के साथ जोड़ा, इशाल चिल्लाई, और तुम भी खबरदार मेरा नाम लिया खुद से, इतने बुरे दिन नहीं आएंगे हमारे। और खबरदार अब हमें कहा तो सारी यूनी में तो तुम हमें ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हो। जैसे हम तुम्हारी मुलाजमा हो, खुदा जल कर बोली। तो इसमें झूठ क्या है, तुम दोनों हमारे बहुत पुराने मुलाजिम के बेटे की बेटियां हो जो बेचारे गरीब थे, तुम दोनों को पाल नहीं सकते थे, इसलिए दादा साई ने इन उनसे तुम दोनों को लेकर अपने एक एक बेटे को दे दिया ताकि परवरिश अच्छी हो। और अब तुम हमारे सर पर चढ़कर नाच रही हो, मुलाजमा रहो। वो उनको बड़ी संजीदगी से कहानी सुनाकर एक पल को हुदा और इशाल को दहला कर रख गए थे। बकवास मत करो, तभी उज़्मा शाह ने टोका। सच है ये, इस सब के बावजूद हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का रिस्क ले रहे हैं। ये होते हैं हमारा बड़ापन, हवेली वालों के दिल भी बड़े होते हैं। बिस्मिल सर झटक कर बोला, लाले ममा, दादी साईं, बाबा ताया बू, वो दोनों चीख पड़ी थी। हौसला करो लड़कियों, जिनको खुद बाबा जान कूड़े से उठा लाए थे, उनकी बात पर चीख रही हो। तभी वहाँ आती वाइट सूट में मलबूस नैना शाह इस कदर संजीदगी से बोली थी कि जहाँ हवेली की खवातीन के कहके गुंजे थे, मर्दाने से हवेली के दरवाजे से दाखिल होते मर्दों के कहके भी बरजस्ता गुंजे थे कि वो भी उनकी सारी कहानी सुन चुके थे। नैना आपी कौन सा हमारी सगी हैं, आप भी तो जंगल से मिली थी। बलाज भी घूर कर बोला, वाह भई, मेहनत हम करें अपनी औलादों को दुनिया में लाने में, और हमारी औलादें हमें बेऔलाद करने पर ज़ोर शोर से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। हसन साहब बोले थे तो जहाँ इन भाइयों के कहके लगे थे, वहीं औरतें खौफ सर इधर उधर जाती नजर आई थी। दादा साईं देखें ये कब से हमें तंग कर रहे हैं। वो दोनों दादा साईं के करीब जाती गोया हुई थी। क्या मसला है तुम दोनों को? दादा साईं पर गरजे। तो बलाज बिस्मिल ने शरारती नज़रों से एक दूसरे को देखकर आंख मींच की तो बाकी सब अब इनकी नई बुलझड़ियाँ सुनने को बेताब नजर आए। अब सबके सामने क्या बतावें हम? बलाज मुस्कुराहट दबाए बोला, अकेले में आवे तो मसला भी बतावें और हल भी निकालें। बाकी जुमला बिस्मिल ने मुकम्मल करते दादा साईं को गुस्सा दिलाया था तो बाकी सब की हंसी गूंजी। बिस्मिल बलाज की शरारती नक बुरी तरह भड़क चुकी थी कि दादा साईं को भी घेर चुके थे।
मैं भी यही चाहता हूँ, बच्चों के सामने खून खराबा नहीं होना चाहिए। चलो, दादा साहब भड़क उठे थे इन गुस्ताखों पर। दादी साहब आप किसी और से शादी कर लेती, एटलीस्ट हमारे दादा तो अच्छे होते। इन दोनों ने दुआई दी, बस गलती हो गई। दादी साई ने भी पोतों का साथ दिया कि बाकी सब ने मुस्कुराहट दबाई तो इब्राहिम शाह ने खुशनुमा नज़रों से अपनी बीवी को देखा। बेगम आपसे तो हम कमरे में पूछेंगे। इब्राहिम शाह सख्त खफा अंदाज में गोया हुए। हाँ, इस उम्र में दादा साईं वो दोनों औरतों की तरह मुंह पर हाथ रख के आंखें बाहर निकाले बोले कि इनके कमेंट और एक्टिंग पर हाल जैसे जिन्नाती कहकों से गूंज उठा तो हुदा और विशाल नाक के नथने बुलाए मुंह मोड़ कर रह गई। खज्जल खान मेरी बंदूक लेकर आओ। जब भी दादा साईं ने दाखिली दरवाजे पर इस्तादा मुलाजिम को हुक्म दिया। दादा साईं आज ये कंसर्ट करने वाले हैं। हुदा ने मजीद आग लगाई। हम ये मरासिया वाले काम करेंगे, इसकी कमी रह गई थी, बेहतर है हम इनको अपने हाथों से भून दें। दादा साहब मुलाजिम से लिए बोले और बलाज बिस्मिल की तो आंखें उबल पड़ी थी कि एकदम से उन दोनों ने हैरत से सबको देखा था जो इन दोनों से लाताल्लुक बने बैठे थे। हम आपकी औलादे हैं। वो अपने बाप को देखते गोया एहसास दिलाते बोले हमसे गलती हो गई, मानते हैं, बस यही गलती सुधार रहे हैं, हमें खुशी है। असगर शाह बोले कि उनसे हरी झंडी देखकर वो दादा साईं के सोफे के पीछे जा छुपे थे। दादी साईं बचाएं हमें अपने जालिम शोर से। उनकी दहाई अरूज पर थी। आखिर आपको मसला क्या है इब्राहिम शाह, क्यों हमारे पोतों का खून जलाए रखते हैं? दादी फ़ौरन हमायत में बोली। और आपके पोते जो मेरी पोतियों को तंग करते हैं वो? दादा साईं खुदा शाल की परेशान सूरत देख कर बोले आपकी पोतियाँ भी दूध की धुली नहीं हैं, नज़र रखती हैं हम पर। वो फिर भड़के कि सब पूरे इत्मीनान से ये ड्रामा मुलाहिजा फरमा रहे थे। बाहर निकलो, आज हम ये किस्सा तमाम करें। दादा साईं उन्हीं की ज़बान दराजी पर गरज उठे थे। आप हमको सज़ा देवेगा तो हम आपकी रानी को ले जावेगा। मेरा अनार दाना, मेरा किशमिश। वो दोनों दाएं बाएं फातिमा बेगम के गाल चूमते इब्राहिम शाह को मज़ीद जिज कर गए थे। दूर रहो मेरी बीवी से। दादा साईं ने इशारा किया कि उनके मुलाजिम बलाज बिस्मिल को घेर चुके थे। बिल्कुल दादा साईं, उड़ा दे इनको। हुदा और रिशाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
हर गलत काम तुम दोनों करते हो, पेपर आता नहीं और सिंगर बनने चले। दादा साईं उनकी जानी बंदूक सीधी कर चुके थे। मेरे बेटों पर जुल्म नहीं कर सकते आप, दादी साईं बीच में बोली। आप तो चुप ही रहें बेगम, इनमें शर्म लिहाज सब खत्म हो चुका है और अभी भी उनकी साइड ले रही हैं। दादा साईं ने आंखें दिखाएं तो दादी साईं नाराज़गी से रुख ही मोड़ गई। पता नहीं हमारे बेटों ने ऐसी औलादें पैदा कर ली थी। इब्राहिम शाह सख्त मुतनफ़र थे इन दोनों से, बचपन से ही ऐसे जलील करते आ रहे थे। भला आज बिस्मिल के रंग उड़े थे जो दादा साईं उन पर तान गए थे। वे बलाजे बिस्मिल रोहान सी गोया हुआ वे बट वे बलाज का हाल भी यही था, जबकि बाकी सब मुस्कुराते उनकी नौटंकी एंजॉय कर रहे थे। जब से ये घर आए थे एलईडी पर ड्रामे कम ही देखे जाते थे। वे आपत जुल्म होंदा पिया वे बिस्मिल मनमनाया वे तो रुक जावे। फलाज ने तसल्ली दी। एक मिनट दादा साईं, जब भी वो खासी संजीदगी से बोला तो मुलाजिम मुअद्दब से पीछे हुए थे। आप कैसे ज़्यादा अपनी नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं? फलाज ने इमोशनल करना चाहा। तुम जैसे ख़त्म हो जाएं तो अच्छा है। मेरी नस्ल बढ़ाने के लिए मेरे और बहुत से पोते हैं। दादा साईं तो बहुत ही तंग थे इनसे। हम दादी साईं को अलग करने में देर नहीं करेंगे। वो फ़ौरन दादी का वाला देकर दादा साईं के इर्द गिर्द हुए थे। दादा साईं सुर्ख नज़रों से इन्हें घूर रहे थे, जो डर तो कहीं से ना रहे थे। बलाजे बिस्मिल्लाह शरारत से उनको देखते ज़ोर से बलाज को पुकारा। वट वे बलाज ने भी मुस्कुरा कर देखा। दादा साईं पे वो गाना सूट कर रहा है, बिस्मिल्लाह चेक कर कहा। कौन सा? नैना फट से बोली, जबकि दादा साईं जब से खड़े अपने बेटों के पैदा किए कारनामों के कारनामे देख रहे थे, जिनको ज़रा डर न था। जब भी बिस्मिल का गाना गूंजा था और बलाज का कमेंट, यहाँ से मैं सॉन्ग की वर्डिंग पर वॉइस ओवर नहीं कर रही, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। ओके।
वो दोनों ज़्यादा साईं की जानिब इशारा करते जिस अंदाज से गा रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि एकदम से सीटिंग एरिया शाह खानदान के कहकों से गूंज उठा था। तो दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड भी मुस्कुरा दिए थे। इब्राहिम शाह से तो खौफ खाती थी और ये मखलूक थी जिन्होंने दादा साईं को बिना बख्शा हुआ था। अलबत्ता शाह का डर उनमें कुट कुट कर भरा हुआ था, जबकि दादा साईं की बर्दाश्त तो जवाब दे गई थी। इनके सुनकर चेहरा सुर्ख हो गया था। वो खतरनाक तेवर लिए उनकी जानी पड़े थे और वो दोनों शरीर अंदाज में पीछे बढ़े थे। वो पीछे को कदम लेते, हल्का हल्का स्टेप डांस करते, जिस अंदाज में गा रहे थे सबका हंस हंस कर बुरा हाल हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बेहूदगी पैदा कर दी है तुम लोगों ने। दादा साईं सदमे से अपने बेटों को देखते दाड़े के सब ने एकदम से मुस्कुराहट दबाई। इसी लम्हे जॉगिंग से आते अबान शाह ने पीछे से इन दोनों को गद्दी से पकड़ा था। इनको अपने खून से मत रंगे दादा साईं, इनको अस्तबल में रंगे। अबान शाह इनको गद्दी से दबोचे गुस्से में बोला, नहीं नहीं। उनकी चीखें निकली थी, हमारा पेपर है, कौन सा पास हो जाना है तुमने। अब्बा ने घुरा, हमारा कंसर्ट है, प्रैक्टिस करनी है, मरासिया वाले काम मैं कभी नहीं करने दूंगा। हमारा नाम है, मर्तबा है। अब इब्राहिम शाह के अनचाहे पोते नाम डुबोएं। हम होने नहीं देंगे, ले जाओ इनको। अबान शाह आज ये पूरे इस्तबल में झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद घोड़ों को नहला कर उनको चारा डालेंगे। तमाम मुलाजमों को छुट्टी दे दो। दादा साईं ने उन्हें उनके लायक सज़ा सुनाई, जबकि हुदा और इशाल के चेहरे तो खुशी से तमतमा उठे थे। इब्राहिम शाह के हुक्म पर अबान शाह उन दोनों को गर्दनों से पकड़ कर दरवाजे की जानिब बढ़ाई था कि जब भी बड़े अचानक से दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होता, मजबूत कदम उठाता। से दरबाज आलम शाह ब्लैक ट्राउज़र और हाफ स्लीव शर्ट में मलबूस सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर गया था। पसीने से शराबोर होने की वजह से टी शर्ट उसके चट्टानी वजूद से चिपकी हुई थी, जिसमें उसके बाजुओं के ऊपरी मसल्स मजबूत कंधे चौड़ा सीना वाजिया था। माथे पर बिखरे बाल पसीने से नम थे। वो कान में लगाए एयरपीस में किसी से बात करता उन्हें खासा जल्दी में लगा था। कि जब भी उसके पीछे आते बख्श बाबा ने फ़ौरन से उसे टावल दिया था, जिसे वो हाथ के इशारे से मना कर गया। इसे देखते तो गोया सब भी सांस रोक चुके थे, जो हर रूप में ही दिल फरेब लगता था, जबकि हूर तो शाह को ऐसे देख कर बेहोश होने वाली हुई थी।
जिस कदर वो प्यारा और रौबदार लग रहा था, उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थीं। वो कैसे फ़रार हो गया आखिर? आपकी सिक्योरिटी मर गई थी क्या? मुझे 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट चाहिए गिलानी साहब, वरना आपको इस मुल्क तो क्या दुनिया में भी रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। उसकी सर्द भारी तन पे आवाज़ गूंजी थी। सब बेख्तियार अपने ख़ानदान के शहज़ादे को देख रहे थे जिसने पूरी मिलिट्री को हिला कर रखा हुआ था, तो वहीं दुश्मन भी उससे खौफज़दा रहते थे। सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी जानब से डरी सहमी आवाज़ उभरी। मुझे रिज़ल्ट चाहिए, 9 मिनट रह गए हैं आपके पास। इसने गंभीर आवाज़ में तहकमाना गोया होते कान में लगे आले को हल्का सा प्रेस करके कॉल बंद कर दी थी। लाले हमें बचाएं कि जब भी वो दोनों शाह के मजबूत वजूद को देखकर मासूमियत से बोले। तो अरबाज शाह एक संजीदा नज़र उन पर डाले, उनके बाद सिरे से नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया कि शाह की जानब से नज़रअंदाज होने पर वो अपना समूह लेकर रह गए। तभी अबान उनको दरवाजे से पार ले गया। अस्सलाम वालेकुम। शाह एक नज़र सबको देकर सलाम करता दादी साईं के पास आया। कर उनके सर पर लब रख कर दूर होता, एक गहरी अंदर तक उतर जाने वाली नज़र अपनी बीवी पर डालकर सबसे एक्सक्यूज़ करता जल्दी से सीढ़ियों की जानी बढ़ा। जबकि हूर जो इसे देख रही थी, माँ नज़रों के तसादुम पर इसकी आंखों में चुपके पैगामात देखकर वो फ़ौरन से निगाहें चुरा कर बेकाबू होती। मान शाह के पीछे बख्श चाचा को जाता देखकर दादी साई ने रोका। आप जाएं, हूर देख लेती है। दादी साई ने कहा तो वो मुकद्दम सा वापस बढ़ गया, जबकि हूर का दिल उछल कर हलक में आया। हूर बेटा जाओ, आप शाह को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। दादी साई ने मध्यम आवाज़ में हूर से कहा तो वो धक धक दिल से उसके पीछे बढ़ी। सभी उनके बीच रिश्ते से रखे थे, जब भी तो हूर को शाह से मानूस करने पर लगे रहते थे। जबकि उस्मान शाह तो अरबाज शाह को अपने दामाद के रूप में देखकर पुरसकून हो चुके थे। जितना तुम दादा साईं को तंग करते हो, कुछ करे ना करे, पर शाह लाले किसी दिन तुम्हारा खून ज़रूर निचोड़ देंगे। निकलो। वो पोर्च में ला कर दांत पीसता बोला। हाय जियो लाले। तो वो दोनों अबान को किस करते, तैयार खड़ी अपनी अपनी हैवी बाइक पर बैठते, हेलमेट पहनते, मिनटों में हवेली वो झिझकती हुई कमरे में आई थी। उसके हाथ पैर फूल रहे थे शाह को देखने का सोचकर, जो बेतहाशा से लग रहा था। उसका मजबूत चट्टानों सा जिस्म उसके वजूद पर कपकपी सी तारी कर गया था। उसने पहली बार शाह को जिम करने के बाद देखा था।
कि वो कभी भी यूँ सबके दरमियान नहीं आता था, बल्कि वो तो हवेली शाज़ो नादिर ही नज़र आता था कि सुबह सुबह ही वो चला जाया करता था। और आज उसे यकीनन देर हो गई थी, जब भी तो इतनी जल्दबाजी में था। हूर लब दबाती हुई यही दुआ कर रही थी कि वो वाशरूम में हो, वरना तो इसे ने यूं ही काँप काँप कर ऊपर पहुंच जाना था। न जाने कैसी मकनातीसी कशिश थी उस शख्स में कि वो उसको सामने देखकर लरजने लग जाती थी। हालांकि वो तो हूर से इश्क करता था। उसका लहजा, उसका अंदाज़े बयान हूर के साथ नहायत मशफ़क़ाना और मोहब्बत में गूंदा होता था, फिर भी वो इसकी मौजूदगी से ख़ाइफ़ रहती थी। अभी तो उसने शाह की डार्क साइड नहीं देखी थी कि वो अपने दुश्मनों के साथ किस कदर भयानक अंदाज में पेश आता था। उसकी एक झलक तो उसने नारान में देखी थी, जब शाह ने उसके पीछे पड़े गुंडों को जिंदा जला डाला था। और ये सब देखकर हूर बदहवास हो गई थी। अगर तो ये सैयद दरबार आलम शाह को मुकम्मल इस रूप में देख ले तो खड़े खड़े जान दे दे। इसने सब्तैन और अब्बास लोगों से शाह की वहशत के किस्से सुन रखे थे और ये सोच कर ही रूह तक कांप जाया करती थी। मगर अब तो वो शाह के इश्क की हिद्दत और इसकी तपिश से मरी जा रही थी। वो किसी भी हालत में इस यूनानी देवताओं की तरह दिखते आन पान वाले शहजादे को फेस करने की हिम्मत ना रखती थी। उसका हर हर अंदाज जानलेवा था। वो गहरा घूंट भरकर अपनी कैफियत पर काबू पाने की सही करते लरजते हाथों से बिना आवाज़ के दरवाज़ा खोले ज़रा सा। अंदर जाकर शाह को सामने ना पाकर जल्दी से अंदर आती, बिना यहाँ वहाँ देखे फुर्ती से दरवाज़ा बंद किए इसे पुश्त टिकाए आंखें मूंदी गहरे गहरे सांस भरने लगी थी। शाह की नज़रों के सामने आना मुशक्क़त तलब काम था। उसका दुपट्टा इस तेज़ तरारी में सर से ढलक कर शाने पर आ गया था। हूर जो शुक्र का कलमा पढ़ रही थी कि शाह वॉशरूम है, पर दिल पर हाथ रखे सांसों को एतदाल पर लाने लगी। मगर वो जो बख्श बाबा के इंतज़ार में खड़ा था कि उसके ड्रेस निकालने से लेकर उसकी तैयारी तक के सारे काम वही करता था। शाह अपने वजूद से शर्ट उतार चुका था। इस वक्त वो स्याह ट्राउज़र में मलबूस विंडो के करीब खड़ा अपने फ़ोन पर तमाम ज़रूरी मैसेज देख रहा था कि जब भी मामूली सी हलचल पर इसने सर उठाकर बाएं जानिब देखा, तो हूर को ऐसे डर डर कर अंदर आता देख वो पल भर को ठटका। जो दरवाजे से पुश्त टिकाए आंखें मूंदे खड़ी थी, लम्हे में इसकी तमाम कार्रवाई समझ में आते ही उसकी स्याह दिलकश आंखों में चमक उभरी थी, तो घनी मूंछों के तले अनाबी लबों पर महसूर कर देने वाली मुस्कुराहट जर आई थी। उसको अपने सामने देखकर उसके जज्बात में तलातम बरपा हुआ था। दिल की धड़कनें इसे यूं सांसें हमार करते देख बिगड़ने लगी थी। आपने इस वक्त यहाँ आकर गलती की है। वह इसके नाजुक वजूद को अलहाना देखता दिल ही दिल में होर से मुखातिब हुआ था।
और उसे सामने पाकर हमेशा की तरह सब बुलाए फ़ोन बेड पर फेंकता, बिना देर किए इसकी ओर बढ़ता। इसके हाथ दर्जा नज़दीक आता, दरवाजे के दाएं बाएं हाथ रख कर जेरा इसके चेहरे के करीब के दिलचस्प नज़रों से इसकी नकूश छूने लगा था। और जो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अपने चेहरे पर झुलसाती सांसों की तपिश महसूस करके इसने झट से आंखें खोली तो सामने ही शाह को देख कर इसकी आंखें फैली थी तो धड़कनें जैसे थम सी गई थी। वो बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा उसको ही देख रहा था। और तो इसके पसीने में चिपकी शर्ट से आया होती बॉडी देख कर ही पजल सी हुई थी। और अब तो वह इसके सामने खड़ा बाइसेप्स ट्राइसेप्स और सिक्स पैक की नुमाइश करता हुआ क्या आवाज़ मफलूज कर क्या था। वो फटी फटी आंखों से खुद पर झुका देख रही थी। उसके मजबूत मसल्स वाले पास उसके इर्द गिर्द थे जिनसे सबसे माइल रगें उभरी हुई थी। शाह को देखकर हूर को किसी रेसलर की बॉडी का गुमान हुआ था जो इतना ताकतवर था कि हूर को एक हाथ से उठा ले। हूर को लगा था वह इसके चट्टानी वजूद को यूं ही देखती रही तो बेहोश हो जाएगी। उसने जल्दी से नजरें झुका ली। मुकाबिल की गुर्बत में इसका वजूद होले होले से लरसने लगा था तो चेहरा भी सुर्ख पड़ता भाप छोड़ने लगा था। वो मैं यहाँ हूर से बोला ना गया कि तभी तो वो जुमला अधूरा छोड़कर शाह के हसार में ही पलट कर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख के बाहर निकलना चाहा मगर इसके बाजुओं के जोर की वजह से दरवाज़ा अनूस बंद रहा। उसका खुद से भागना डरना बदहवास हो जाना जुमले अधूरे छोड़ देना फासला बनाना शाह अच्छे से जानता था। वो दरवाज़ा का हैंडल घुमाती खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी मासूम सी कोशिश पर शाह को ढेरों प्यार आया था। जब भी वो इसके मज़ीद करीब आता पुष्ट पर लहराते उसके रेशमी बालों को लबों से छू गया कि हूर जो ज़ोर आजमाई कर रही थी कि एकदम से उसके हाथ साकिर हुए थे। वो इसकी गर्म आंच देती सांसें अब अपने शाने पर महसूस कर रही थी। उसको स्टील देख कर शाह उसके कान के करीब झुका। पास आकर दूर मत भागा करें, यकीनन आप मेरा जुनूनी रूप देख नहीं पाएंगी जो आपको खुद से दूर जाता देख कर जाग उठता और मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करता हूँ वाइट रोज़। वो गंभीर आवाज़ में बोलकर उसके कान के लू को दांतों में दबा के कि होरने सिसकारी भरी वो अपनी पुष्ट पर उसका चटानी सीना में सोते महसूस करते गिन गिन कर सांसें ले रही थी।
वो आपने शर्ट नहीं पहनी, उसने भीगी आवाज़ में अपने गुरेज की वजह बताई। तो शाह ने थोड़ा सा दूर होकर नरमी से उसे बाजू से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब पलटा। हूर के माथे पर पसीने के कतरे देखकर शाह ने मुस्कुराहट दबाई। वो आंखें ज़ोर से नीचे मुठ्ठियाँ भींचे खड़ी थी। इट्स ओके, देख सकती हैं आप, उसने सादगी से कहते 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी को ऊपर करते चेहरा अपने रूबरू किया। हूर का चेहरा सुर्ख पड़ गया था तो शाह उसके चेहरे पर उतरे इन रंगों को देखकर मज़ीद दीवाना हुआ था। मैं क्यों देखूं? वो आंखें खोलकर गुस्से की आमेज़िश लिए बोली, क्योंकि सैयद अरबाज़ आलम शाह हुरैन शाह के आप मुझसे ज़्यादा हक रखती हैं जैसे कि मैं आप पर। वो आंच देते लहजे में बोला था तो हूर के वजूद में सर्द लहर सरायत कर गई। मैं आप पर कोई हक नहीं रखती, वो नफ़ी कर गई तो बड़े अचानक से शाह उसके हाथ को अपने बरहना सीने पर दिल के मुकाम पर रखना हूर को जी जान से लर्जा गया था। आप बचपन से यहाँ सल्तनत कायम की हुई हैं, सारे हक आपके हैं। वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांकता बोला। आप ज़बरदस्ती मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते मान। और अपना हाथ छुड़वाती मसनूई कोफत से बोली, मैं ज़बरदस्ती पर कायल नहीं हूँ, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। किन बेमानी सोचों को अपने जहन से निकाल कर वक़्त मुझे सोचा करें, हमारे रिश्ते को समझें। वो अंगूठे के पुर से उसका गाल सहलाता नरमी से गोया हुआ। हूर की नज़रें उसकी साहिराना आंखों पर टिकी थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। हूर के दिल से शिद्दत से आवाज़ आई थी जिनमें हम वक्त सिर के मुकाबले के सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद कर दिया करती थी। बकौल आपके कि अगर मैंने ज़बरदस्ती का रिश्ता कायम करना होता तो मेरी जान अब तक इस हवेली में मेरी ज़बरदस्ती के नतीजे की खिलखिलाहटें गूंज रही होती। जब वो इसके शाने पर झूलता दुपट्टा उंगली से नीचे करके गिरा कर गंभीरतन जुम्माई बोलता, हुरैन शाह को गुज़रे माह व साल का हवाला दे गया। जो कि उसने होड़ से दूर रहकर गुजारे थे। तो इसके अमल और जुमले पर बेख्तियार और कोरोना आया। वह इसके सामने तमाम तरनाई और जाकर करती छुई मुई सी खड़ी शाह को टफ टाइम दी गई थी। उसका नाजुक क़यामत के सरापा शाह के बहक के जज्बात में तरियानी बर्पा कर गया था। उसके लाखों दीवाने थे, पता नहीं कितनी लड़कियां उसकी गुर्बत की तलबगार थीं, उसको पाना चाहती थीं। और एक वो थी जो इसकी मोहब्बत से, उसके इश्क से, उसकी शिद्दतों से डरती रो पड़ती थी। शाह तो हूर ने तड़प कर उसके सीने पर हाथ रखते दूर करने की बेमानी सी कोशिश करते पुकारा, जाने शाह। बदले में शाह उसके और करीब आता, चेहरा उसके चेहरे के बेपनाह नज़दीक करता, उसकी दहकती सांसें उसके हसीन नगोश पर छोड़ता मज़ीद सुर्ख कर गया था।
कि उसकी सांसों में सांसें भरते हुए की पलकें लर्ज़ उठी थी। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। जब 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 आप मेरे पास आते हैं मुझे अपना गलीज़। इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल कर पाती, बड़ी अचानक से शाह उसके लबों पर झुका। उसके अल्फाजों का दम तोड़ गया था। कि अचानक हुई कार्रवाई पर हूर की आंखें पहले थी, देर लर्ज उठा था तो वजूद में बरक रफ्तार सरायत कर गई थी। इससे पहले कि तवाज़ुन बरकरार न रख पाते गिरती और बादशाह पूरी शिद्दत से उसकी सांसें इनहेल करता, उसको खींच कर बाजू में भरकर गोद में उठा चुका था। कि हूर जो पहले ही सांसें बंद होने पर तड़प उठी थी, मजीद उसके अमल पर जान जाती महसूस हुई। उसकी हथेलियाँ उसकी जुनूनी गिरफ्त महसूस करते भी सेज गई थी। दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। उसका नाजुक वजूद उसकी सार में सर्द पड़ा था। और बादशाह की गुर्बत हुरैन शाह के लिए महाल बनी थी। वो नाजुक सी लड़की इस चट्टानी वजूद की शिद्दतें कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। ऑक्सीजन ना मिलने की तड़प में उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो बिंजल मछली की तरह तड़प रही थी। शाह अपने अमल से उस पर बहुत कुछ बावर करवा गया था कि वो क्या थी। उसके लबों पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी, जबकि हुर की हालत हर दर्जा बिगड़ी थी। इससे पहले कि वो शुक्र से बेगाना होती कि अब शाह अपनी सांसें उसके सीने में मुंतकिल करता, उसके मखमली वजूद को बाहों में भरे वाशरूम की सिमत बढ़ा था। और बादशाह की शोलों की लपेट में दहकती सांस से अपने वजूद में उतरते महसूस करके इसके सर्द वजूद में आग सी भर गई थी। उसकी सांसें पूरी तरह उसको वजूद में अपना इस्तेहकाक छोड़ती चली गई थी। वो जो तड़प रही थी कि शाह की सांसों से होश में आते उसके कदम वाशरूम की सिमत उठते देखकर उसने बेसाख्ता नरम हाथों से उसके शाने पर जोर देकर मलतजी नज़रों से देखते गोया रोक ना जा, मगर वो उसको अपने करीब अपनी बाहों में देखता दुनिया भुलाए। उसके गुलाब की पंखुड़ियों के लम्स में मदहोश उसकी मज़ाहमत सिरे से इग्नोर करता चंद कदम उठाकर उसे वॉशरूम में लाकर एन शावर के नीचे उतार गया तो लबों को आज़ादी मिलते हुरैन शाह ने ढाल गहरे गहरे सांस भरती उसके इशारे पर सर टिका गई। इसका वजूद उसकी इतनी सी गुर्बत बर्दाश्त करते कमज़ोर सा पड़ गया था। कि शाह ने दायां बाजू उसकी कमर में डालकर उसे सहारा दे रखा था। शाह ने एक नज़र अपने साथ लगी खड़ी अपनी ज़िंदगी की ज़मानत को देखा था और फिर हाथ बढ़ाकर शावर खोल दिया। शावर से ठेलियाँ करती पानी की बूंदें तेज़ी से दोनों पर गिरने लगी थी। कि हूर जो पुलिस सांसें हमवार करती अपने हवास बहाल कर रही थी, तेज़ी से पानी गिरने पर इसने हड़बड़ा कर उसे देखा जो आंखों में खुमार की सुर्खी लिए संजीदगी से इसे ही देख रहा था। वो दोनों शावर के नीचे खड़े एक दूसरे को देख रहे थे।
पानी दोनों के वजूद को पूरी तरह भिगोता चला जा रहा था। हूर के चेहरे पर फिसलती पानी की बूंदें और बादशाह की प्यास और बढ़ा आ गई थीं। उसकी मालिहाना निगाहों में तशनगी देखकर हूर हिम्मत मुजतमा करते उसके बाजू को अपनी कमर से हटाने की मज़ाहमत करती निकलने के पर तोल रही थी। शाह की आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर उसको दहला गया था कि जब भी उसकी मज़ाहमत के पेश नज़र शाह उसकी कमर पर दबाव बढ़ाकर एक झटके से अपने करीब करता, उससे शिद्दत से अपने वजूद से लिपटा गया था। वो अपने भीगे लिबासों वजूद से उसके भीगे सीने से टकराती हुफ़्फ़त से कान की लौं तक सुर्ख पड़ी थी। उसका दिल उछल कर सीने से निकलने को बेताब हुआ था और उसके दिल का बाकीपन शाह अपने सीने पर महसूस करता, मज़ीद खुद में भेज कर उसके वजूद की नाज़गी को इस्तेहक़ाक़ से महसूस करता उसके लरज़ते लबों को देख रहा था। हूर की धड़कनों को अपने सीने पर महसूस करके शाह के जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। इसके वजूद को खुद से लगाकर वो इसके सर के पीछे हाथ ले जाकर इसका सर पीछे करते एक झटके से इसकी गर्दन पर पड़ी इन बूंदों पर शिद्दत से झुका था। कि हूर ने सख्ती से आंखें मीच कर उसके कंधे को थामा था। शाह उसकी गर्दन पर झुका इन पानी की बूंदों को मालिहाना अपने लबों से चुनता हूर को अपने लम से भिगाता जा रहा था। वो इसके हिसार में लरज़ती उसके रहमो करम पर थी। उसकी धड़कन हनूज शाह के सीने से टकरा रही थी। उसके लब दीवाना वार उसकी गर्दन पर इसरार करते नीचे की जानिब बढ़ रहे थे। वो अपनी दाढ़ी और मूंछों की चुभन से उसको सिसकने पर मजबूर करता, एक हाथ से उसकी शर्ट कंधे से सरका कर उसकी गर्दन से गहराइयों में जज़ब होती इन बूंदों को शिद्दत से पीता हूर को पागल सा कर गया था। हूर की सांसें सीने में अटक गई थीं। वजूद जो पहले आग की तरह दहक रहा था, उसके सरसराते लम्स पर भट्ठी में जलता महसूस हुआ था। उसकी शिद्दत से हूर की आंखों से आंसू बह निकले थे। प्लीज़ बस करें, वो बामुश्किल इल्तिजाया बोली थी। कि शाह जो हर हद पार करने की दर पर था, उसकी भीगी आवाज़ पर उसके गर्दन से नीचे आता दिल के मकाम पर लब रख कर हूर की हिचकी बंद आ गया था। उसके लबों के नीचे हूर का दिल पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाने लगा था। शाह को उसकी इन मुंतशिर धड़कनों से इश्क था, जिसे देखकर ही कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। वो इसकी भीगी शर्ट को ऊपर से उसकी धड़कनों को बेबाकी से महसूस करता हो रहा है। शाह के वजूद से ताकत सलब कर गया था। शाह नहीं, हूर उसके आँच देते लबों को अपनी धड़कनों पर वालहाना गर्दिश करते देख वो सिसकी भरती बोली, किस कदर रोमांटिक था ये शख्स। इसकी रूह तक लरजने लगती थी। अभी तो इसने शाह को इसके हक नहीं दिए थे, तब तो इसने शाह के अलग जोबन पर जुनून खेजियाँ बर्दाश्त करनी थीं।
आपकी तरफ ऑलरेडी बहुत हिसाब किताब जमा है, उतना ही बोलें जितना आप इस पाक वजूद पर बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि अब आपकी अहमियत मैं अपने अमल से बताऊंगा कि लफाजी पर आपको यकीन नहीं रहा। वो इसकी शारक पर लब रखता हूर को कुछ देर पहले अपनी ईजाद पर किए तबसरे का जवाब देता। इसके वजूद में सनसनी सी भर गया था। 6 साल बिताए थे उसने हूर के बगैर। वो साल बर्बाद होने का जुनून तो अलग था और बचपन से हुई मोहब्बत अलग थी। यकीनन हूर के लिए शाह की गुर्बत कड़ा इम्तिहान साबित होने वाली थी। उसका दिल हर हदबंदियाँ तोड़कर उसे अपना बनाने के लिए मचल उठा था, जबकि वो इसकी पनाहों में कपकपाती बेहोश होने के दर पर थी। मुसलसल भीगने से उसका वजूद शिद्दत से कपकपाने लगा था। सांसें भी बोझल होती जा रही थी तो जिस्म में हिम्मत ख़त्म सी हुई थी। जब भी शाह उसको बख्शता, दूर होता, उसे अपनी पनाहों में लिए अपने सीने में मासूम बच्चे की तरह छुपा गया था, तो वो इसके सीने से लिपटी शिद्दतों से रो दी थी। आपको वापस नहीं आना चाहिए था, मैं मर जाऊंगी। वो शिकवा गुनाह गोया हुई कि जब से वो वापस आया था उसकी शिद्दत सहना और के लिए मुश्किल अमर साबित हो रहा था। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस वक्त मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। वो इसके शाने पर झुका, वहाँ देखते लब रखता मखमूर आवाज़ में बोला। तो हूर को पछतावे ने आन घेरा था कि इसे इस वक्त तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। दादों ने भेजा आपकी तैयारी के लिए। वो इसके सीने में मुंह दिए हिचकियाँ भरती बोली। उसके लब शाह के सीने से मस होते उसे अलग सुरूर दे रहे थे। जब भी शाह ने झटके से उसे घुमा कर उसकी पुश्त अपने सीने से लगाए, उसके पहलू से हाथ लपेट कर पेट पर ग्रीप बांधे उसके शाने पर ठोड़ी टिकाई। दोबारा मेरी तैयारी करवाने तभी आइएगा जब अपने नाजुक वजूद को मेरी शिद्दतें सहने के लिए तैयार कर लें। खुदा मैं हर बार सब्र नहीं करूँगा मिसेज। वो इसके शाने से भीगे बाल हटाकर लब रखता संजीदा आवाज़ में से आइंदा के लिए आगाह करता, उसे आज़ाद किए बगैर उसकी सहूलत के लिए ग्रिप ढीली कर गया था कि हूर ने सर्द सांस अंदर खींची। और उसकी गिरफ्त ढीली महसूस करके वो झटके से हसार तोड़ती बिना पीछे देखे वॉशरूम से बाहर भाग गई थी। बाहर आते हूर को एक बार फिर से पछतावा था। ये शख्स हर लम्हा इसके साथ बेबाक होता जा रहा था। उसका पूरा वजूद शाह की गुस्ताखी सहकर आग की तरह जल रहा था, जबकि उससे शाह पर गुस्से की बजाय खुद पर तप चढ़ी थी कि क्यों आए उसके पीछे। पर वो अपनी मम्मा चचियों को क्या बताती कि वो क्यों नहीं जाती उसके पास।
हूर कप कपाती आंखों में आंसू लिए ड्रेसिंग में बंद हो गई थी। क्या अब इससे शाह के आने से पहले चेंज करके यहाँ से निकलना था। जारी है जी तो रीडर्स, एपिसोड कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।